वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो, प्रोजेक्ट बाय और मिलकर बनाया पाकिस्तान, पावर्ड बाय एयरवाईबी ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर्स। हम बात कर रहे थे UN SDGs पे। हमें ज्वाइन किया अभी हिलाल ने। हिलाल साहब अपना तारुफ कराएं प्लीज़। सर, मेरा नाम सैयद हिलाल हसन है। बेसिकली आई एम एन इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, और पास्ट 5-6 साल से मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन एकेडमिक के साथ बिलखुसूस और बिला वास्ता यूथ के साथ कनेक्टेड हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जो इस कौम के लिए कर सकूँ। चलें, आपसे हम सवाल शुरू करते हैं, फिर असद भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम करेंगे। थोड़ा सा बताएं हिलाल के एज ए यूथ का एक तो एक मसला क्या है। एकेडमिक में भी वो बहुत पीछे हैं इस वक्त, 3 करोड़ 20 लाख स्कूल से बाहर हैं, सब यूथ है, तो उनका मसला। फिर एक जो लफ्ज़ जो हर जगह सुनाई देता है, महंगाई या इन्फ्लेशन, इसका क्या रिश्ता, इसको जोड़ सकते हैं हम जो उनके मसले मसाइल हैं? सबसे पहले सर मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा। जब आप यूथ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेशन Z, जनरेशन अल्फ़ा। सबसे बड़ा एक डिफरेंस यहाँ ये पाया जाता है कि जब ये बच्चे इंफॉर्मेशन के दौर में पैदा हुए, सोशल मीडिया, मैं एक लफ्ज़ मासूमाना कहता हूँ कि ये लोग माँ की कोख से पैदा होकर सोशल मीडिया की गोद में आ गए। यानी इन्होंने जो फ्रिक्वेंसीज और चीज़ें देखना शुरू करी, इनकी मेमोरी, इनकी कॉग्निटिव स्किल्स, इनका पर्सपेक्टिव, इनका पैराडाइम, इट्स एंटायरली चेंज। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम, फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूँगा, वो जनरेशन जो मसलों पे काम कर रही है, जो एक पोजीशन अटेन कर चुकी है, वो इनकी फ्रिक्वेंसी से अपनी फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट नहीं कर पा रही होती। हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से हल दें, ये कहते हैं नहीं, चीज़ें हमारे हिसाब से होनी चाहिए। तो ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस डेवलप होता है ना, हम किसी आउटकम की तरफ नहीं जाना चाहते। अब आप देखिए कॉग्निटिव पैटर्न पूरा जो ओवर द टाइम चेंज होता था एक इर्तिकाई अमल के थ्रू, वो इस सोशल मीडिया की वजह से बच्चों का पैटर्न चेंज हो गया थिंकिंग। अब हम वेट नहीं करते कि वी हैव टू गेट द डिग्री फर्स्ट और हम फिर कमाएं। हम चाहते हैं शॉर्ट टर्म में हम कुछ कमाएं। बड़ी अच्छी बात नहीं। अब एक बात मुझे बताएं कि अखराजात ज़्यादा हो गए या आमदनी कम हो गई है? सर, अखराजात ज़्यादा मैं इस तरह कहता हूँ कि पहले हमारे पास कितनी चीज़ें थी, इक्विपमेंट्स थे जो हमारे पास होते थे। आज ईच एंड एवरीथिंग, मेरी वॉच से लेके मेरी जितनी भी आप मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स, चार्जर, सारी चीज़ें ये जब बढ़ रही है टेक्नोलॉजी, साथ साथ मेरे लिए स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। क्योंकि मैंने जब ये चीज़ें परचेज़ कर ली, जो भी मशीनरीज जो मेरे साथ चलती हैं, गैजेट्स हैं सारे, इसको मेंटेन भी करना है। इट हैज़ अ कॉस्ट। जब उस कॉस्ट की बात करते हैं और इन्फ्लेशन को आप कनेक्ट करते हैं, तो जब तक इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, जब तक इकोनॉमी का पहिया दोबारा नहीं चलेगा, जब तक रेमिटेंस, GDP आपका काम नहीं करेगा, ये सब चीज़ें मीट नहीं हो पाएंगी। फिर हम देखते हैं बच्चों में कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से वो कोई एक्सट्रीम स्टेप भी उठा लेते हैं। अच्छी बात की आपने। अच्छा असद साहब, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट कि हर चीज़ को मैनेज करना। अब मुझे बताएं कि अखराजात को बढ़ाएं या आमदनी को बढ़ाएं या अखराजात को कम करें, या आपके अखराजात तो वही हैं जैसे होंगे, आमदनी को बढ़ाना चाहिए? इस पर बात कीजिए। देखिए, अखराजात और आमदनी की तो बात सही है, लेकिन ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करना चाहिए। हम कंज्यूमरिज्म वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हम नीड्स एंड वांट्स से ज़्यादा आगे निकल गए हैं। एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरी बात ये कि यस, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं और हमें अपनी आज की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास कि हम अपनी आमदनी को इंक्रीज़ कर सकें, और हेल्पिंग हैंड्स बढ़ गए हैं। अच्छा, अभी सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि मुझे ज़ाहिर है गोल नंबर 11 को भी शामिल करना था। ठीक है, कि जो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन जो है, सस्टेनेबल कंजम्पशन, तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी आप खर्च कर रहे हो, कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। अच्छा, यही हमें हमारा दीन भी यही सिखाता है कि हर चीज़ में आपने मीज़ान को लेके चलना है, हर चीज़ को मीज़ान के साथ चलती है, इसी शर्त के। तो इसमें आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि अब गोइंग फॉरवर्ड जो है, प्रॉब्लम हमारे पास है, सबको पता है, अखराजात के मसले मसाइल हैं, इन चीज़ों को किस तरीके से हम कर्टेल कर सकते हैं, किस तरह इसको काबू कर सकते हैं? देखिए, ये एक सोशल डिलेमा है। आप इसको अगर आप देखते हैं तो सोशल प्रेशर बहुत है, जिसने ये किया है या दोस्त ने ऐसा किया है या फैमिली ने ऐसा किया है। तो हमें ये देखना है कि हम अपने जो स्पेंडिंग्स हैं उसको कैसे कंट्रोल करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर जो इनकम हम आ रही है, उसका बैलेंस हमने खुद ही करना है और उस बैलेंस के तहत देखते हुए फिर हम चीज़ों को प्लान करें। दूसरा ये कि हमने ये देखना है कि एज अ हाउस होल्ड ओनर या रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकता हूँ। मेरे लिए जो ख़र्चे हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है।
ज़ाहिर है आप जो भी आपकी आमदनी हो आप हर जगह इक्वली स्पेंड नहीं कर सकते, तो आपको प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा और उस प्रायोरिटी के तहत आपने जो है वो अपने घर के हाउस होल्ड को रन करना है। अच्छा, ये मुझे बताएं, हिलाल के दायरे आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब एक सब्जेक्ट हमारे पास है पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, अब इसको अगर उल्टा पड़े तो हमारा मसला हल हो जाता है कि पहले स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होंगे, फिर ठीक है, फिर जस्टिस हो तो पीस आ जाएगा। ठीक है। यूथ इसको किस नज़र से देखते हैं? सर यूथ, अब मैं एक और ऐड करूं बात को कि एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड एंड ए प्री रेक्विजिट ऑफ ईच अदर। यानी अगर आप बात कर रहे हैं कि इसको हम उल्टा पढ़ें, सबसे पहले आप भूख को ख़त्म करेंगे, फिर आप एजुकेशन पे काम करेंगे, फिर एजुकेशन इंडस्ट्री पे काम करेगी, फिर इंडस्ट्री पीस को लेके चलेगी, पीस के बाद फिर क्लाइमेट कंट्रोल होगा। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। यूथ भी इसी तरीके से देखते हैं, बट दे आर, आई थिंक, जहाँ हम उनकी एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात कर रहे होते हैं, दे आर मोर सोशल ओरिएंटेड, दे आर मोर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। वो चाहते हैं सॉल्यूशंस हों लेकिन पैथेटिक ना हो। तो यूथ इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं कि हम सबसे पहले, अच्छा हमें ये भी एक चीज़ आ गई है कि हर चीज़ करनी है, इन्फॉर्मेशन बम्बार्टमेंट है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उसमें यूथ को सिर्फ डायरेक्शन और थोड़ी सी मोटिवेशन देनी है। और मैं आपकी बात से बात निकाल के ये कह दूं, मोटिवेशन की सादा सी डेफिनेशन है जो हमने बहुत ही मिसअंडरस्टूड की है। इट्स अ ड्राइविंग फोर्स विच इनिशिएट, डायरेक्ट एंड मेंटेन द बिहेवियर। इसमें 3 फैक्टर्स पाए जाते हैं। हम कोई भी काम, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे यूथ हो, हम शुरू तो कर देते हैं, वी डोंट हैव द डायरेक्शंस। अच्छा, डायरेक्शंस भी हों तो वी डोंट मेंटेन इट। तो मैं समझता हूँ अगर हम बच्चों को, जो आज के यूथ है, उनको उनकी ज़बान में, उनका एस्पेक्ट्स, उनके पैराडाइम में रहते हुए चीज़ें समझाएंगे, वी गेट द मस्ट और मोस्ट बेटर रिजल्ट्स, आई थिंक। अच्छा, इसमें असल अगर मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ज़ाहिर है आप माशाल्लाह जो एलीट एकेडमिया में, अगर मैं इस तरह लफ्ज़ यूज़ करूँ, आप किस तरह देखते हैं कि हमने ये जो कोर्स, जो UNSDG, ये फाउंडेशन कोर्स है इन तमाम 18 70+1 गोल्स का, आप किस तरह इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि कितना ये फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, अवेयरनेस होना एक स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 ये है कि हम उस अवेयरनेस के बाद कितने सॉल्यूशंस बिल्ड करते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप कोर्स बिल्ड करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे और आप चाहते हैं कि वो लोग उस अवेयरनेस के साथ कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन करें, तो ज़रूरी ये है कि हम उनको ये सिखाएं कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। और आप उनको ये बताएं कि जनाब हर SDG गोल में जनरली कितनी प्रॉब्लम्स हैं और वो हर प्रॉब्लम के अगेंस्ट कितने ऑप्शंस जनरेट कर सकते हैं टू रिजॉल्व इट। जैसे आपने एलीट की बात की, तो हमारे यहाँ O लेवल, A लेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैम्ब्रिज ने एक कोर्स इंट्रोड्यूस कराया है, वो है डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली टू माई नॉलेज पाकिस्तान में सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज ऐसा है जो ये कोर्स कराता है। वो ये कहता है कि किस तरह से आप इनोवेटिवली एंड क्रिएटिवली टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप SDG में ये कोर्स ऐड करें फॉर मासेस, कि जी आप अपने बच्चे को, डजेंट मैटर कि वो किस ग्रेड का है या किस लेवल पर है या कौन प्रोफेशनल है, वो किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को परसीव करता है और उसको सॉल्व करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो या बगैर टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो। तो मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन और एक्शन, जो बार बार बात होती है, इंफॉर्मेशन और एक्शन जो है, अगर आप उसको मिलाएंगे तो फिर जो है वी विल राइज वेरी फास्ट। अच्छा, हिलाल ये बताएं कि एक लफ्ज़ आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, जो इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन हम जो करते हैं, बात करते हैं गोल नंबर 9 पे, लेकिन अब एक नया लफ्ज़ आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले काम करें या इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम पहले काम करें? मैंने जैसे पहले कहा कि हम इंफॉर्मेशन के दौर में रह रहे हैं, तो हम इंफॉर्मेशन के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस क्यों ना करें। मतलब अब वो बाउंड्रीज़ नहीं रही कि मेरे पास अगर एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर होगा तो मैं बच्चों को एजुकेट करूँगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। यू आर टॉकिंग अबाउट द LMS। तो अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद है जहाँ हर बच्चा अपने गांव में, अपनी गली में, अपने घर में बैठ के पढ़ सकता है, व्हाट डोंट, कि हम इस टेक्नोलॉजी को ओरिएंटेड कर दें और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें। फिर ये जो 360 आपने बताया मिलियन बच्चे, 360 या 36 मिलियन आउट ऑफ स्कूल्स हैं, हम इनको भी कैप्चर कर सकते हैं इन अ ऑप्टिमम वे, आई थिंक। थैंक यू बिलाल। जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने आज बैठ के तमाम जो गोल्स थे उनको थोड़ा थोड़ा हमने टच किया, थोड़ी हमने इस पर बात की, लेकिन आने वाले दिनों में हम लेके आ रहे हैं एयरवाइज ज़िंदगी पे तमाम गोल्स को स्पेसिफिक हम बात करेंगे। हम एक एक का लेक्चर हम आपको देंगे, हम एक चैप्टर आपके सामने पेश करेंगे, इसके टारगेट्स आपको बताएंगे, इसके इंडिकेटर्स आपको बताएंगे, हम बताएंगे कि इस गोल की इस वक्त क्या पोजीशन है। ये तमाम 18 गोल्स हैं, यानी 17 UN SDGs के और एक स्पेस फॉर ऑल। ये तमाम
स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली और जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना, इसको पढ़ना और इस पे तालीम हासिल करना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके पास जिस तरह डिग्री की एक अपनी अफादियत है, उसके बाद हार्ड स्किल्स के बारे में पूछा जाता है, आने वाले दिनों में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपको किस गोल के बारे में हैंड्स ऑन है। मिसाल के तौर पे अगर आप डॉक्टर हैं और किसी डॉक्टरी इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो पूछेंगे गोल नंबर 3 की आपको नॉलेज कितनी है। अगर आप, मेरी ये जो बात मैंने की, अगर इसको आप इंटरनेशनली अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा कि वहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि आपको किस गोल पे आपकी हैंड्स ऑन है, कितना आप गोल्स को आप समझते हैं। एजुकेशन 4 क्वालिटी एजुकेशन, इसका मतलब है कि जो टीचर हजरात हैं जो एकेडेमिया में हैं या जो स्कूल का बिजनेस एज ए बिज़नेस लेके चलते हैं, उनको गोल नंबर 4 पता होना चाहिए। गोल नंबर 4 आप जब पढ़ेंगे तो 4.7 पे बाकायदा लिखा है कि हर टीचर्स को, हर बच्चे को SDGs के बारे में मालूम होना चाहिए। अब वो क्यों लिखा हुआ है, उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये भी है कि गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, ये सबको इसको पता होना चाहिए। सब इस पर जो उस पर गोल्स और लिखे हुए हैं उस पर अमल करना चाहिए। तो इसीलिए हम लेके आए आओ मिल के बनाए पाकिस्तान। आप इस सब्जेक्ट में जाके आप जाएंगे initiative.pk पे, आप चीज़ों का पढ़ेंगे, देखेंगे, अपने आप को इसमें इनरोल करेंगे। इनरोल करने के बाद sustainablepk.com पे आप जाएंगे, अपने आप को इसमें आप इनरोल करेंगे। इनरोल करने के बाद आपको इस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप airybglobal.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप सहूलत कार्ड के पोर्टल पे जाएँ, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप इस तरह समझें कि सहूलतबाजार.pk पे आप जाते हैं तो ये 3 आपने वेबसाइट मैंने आपको बताई, इस पे आप जाएं, तमाम चीज़ें आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप जाएं, अपने आप को इनरोल करें। इनरोल करने के बाद अपने फ़ारिग वक्त में LMS पे इसकी तालीम को क्या कहते हैं हासिल करें। ये एक ख्वाब था और ये ख्वाब है जिसको हम तकमील तक पहुँचाएँगे, जिसमें हाजी मोहम्मद इकबाल साहब का, अम्मार जाफ़री साहब का, आगा साहब का, आगा अली जान साहब भी थोड़ी देर पहले मौजूद थे। इन सब की ये काविशें हैं जिसको लेके हम आगे चल रहे हैं। इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे और बहुत जल्द एयरवाई ज़िंदगी पे आप इसको ज़रूर देखिएगा। और मैं इसके साथ साथ अपने तमाम गेस्ट का शुक्र अदा करता हूँ, असद साहब आपका, हिलाल साहब का, और वो गेस्ट जो अभी इससे पहले सेगमेंट मेरे साथ थे, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। इसको आप मिक्स मत कीजिएगा, इसको देखिएगा और मिल के हम सब कहते हैं कि आओ मिल के बनाएं पाकिस्तान।